गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक है जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि हम लोग आज बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो फैक्टोरियल नोटेशन हमको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैक्टोरियल नोटेशन। ये फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? ठीक है बेटा, क्या आना चाहिए? फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरीके से एन फैक्टोरियल, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, या दूसरा लिखने का तरीका इसका ये होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एन यहाँ पे क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ इसका एन से लेके n-1, n-2, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जितने वन तक आ जाए, 3, 2, 1, ये होता है फैक्टोरियल एन। यानी कि वन से लेके एन तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल एन। इस फैक्टोरियल नोटेशन को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको, जैसे हमें एन लिखा है, एन की आवश्यकता है, तो हमने एन को बाहर निकाली। अब फैक्टोरियल किस पे लग सकता है? n-1 फैक्टोरियल पे लग सकता है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का वन हो गया फैक्टोरियल, तो ये भी फैक्टोरियल हो गया। जैसे किसी फैक्टोरियल की मीनिंग निकालनी है, वैल्यू कितनी होती है, जैसे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? 3, 2, 1, 3 से लेके 1 तक, तो 3 2 जा 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। जैसे 2 फैक्टोरियल निकालना है, तो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2:1, दैट इज 2। 4 फैक्टोरियल निकालना है, 4, 3, 2, 1, तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इस प्रकार से हम कोई भी फैक्टोरियल हमको गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जनरल फैक्टोरियल एन इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू एन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 अप टू एन, जो भी जितने नेचुरल नंबर हैं आपके। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 2 1, फैक्टोरियल 2 है 2 1, फैक्टोरियल 4। यहाँ पे आप देखेंगे अगर 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 1 आएगा। अब एन यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन एक फैक्टोरियल और होता है जिसे हम कहते हैं जीरो फैक्टोरियल। ये यहाँ पर भी डिफाइन होता है, और जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1। अब ये कैसे होता है, इसको अगर समझना है तो इसको समझने के लिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसको जो फैक्टोरियल नोटेशन को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा, ये जो एन है इसको क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। एन फैक्टोरियल अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? जैसा कि अभी हमने बोला एन क्या है? नेचुरल नंबर। अगर हम एन इक्वल टू इसमें 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इक्वल टू 1-1। तो 1-1 आप समझ गए होंगे, ये क्या हो गया? जीरो फैक्टोरियल। और 1 क्या होता है? 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो क्या आ गया? जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आ गया। ठीक। तो आप देखेंगे जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू भी 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल इक्वल टू भी 1 होता है। लेकिन आप जानते हैं जीरो इक्वल टू 1 नहीं होता है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशंस में इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। ठीक। और जनरली हम लोग जानते हैं कि जीरो और 1 इक्वल नहीं है, अलग अलग टर्म है। लेकिन फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो दोनों की क्या है? सेम है। तो ये तो बेटा था फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि किसी भी नंबर के आगे, नेचुरल नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल नोटेशन लगा हुआ है तो हम उसको किससे सॉल्व करते हैं? तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्री रिक्वेस्ट है बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए, एक सिंबल और हम लोग यूज करते हैं, तो उस सिंबल को समझ लेते हैं। ठीक। तो सिंबल के लिए, तो सिंबल जब हम समझेंगे तो ये सिंबल है NCR। क्या सिंबल है ये? NCR का सिंबल है। ठीक है। तो NCR की सिंबल की जो मीनिंग होती है, मीनिंग ये होती है फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R एंड N-R फैक्टोरियल। ठीक।
सी यहाँ पे जो स्टैंड करता है, इसकी जो मीनिंग है, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। इसको बेटा हम लोग आगे जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे इसको आप समझ लीजिए, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। और एन सी आर जो सिंबल है, एन सी आर की मीनिंग होती है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एन सी जीरो निकालना है, क्या निकालना है, एन सी जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल जीरो एंड एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, दैट इज 1। इस सिंबल में यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से लेके एन तक ही हो सकती है। एन से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आर की पॉसिबल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा सिंबल का, ठीक। एन सी 0 है। ऐसे ही हम एन सी एन निकालना चाहें तो यहाँ पर भी ये चीज़ यही आएगी, एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन माइनस एन फैक्टोरियल कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 0 फैक्टोरियल है, ये भी 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार से हम लोग चाहें तो एन सी 1 भी निकाल सकते हैं। तो एन सी 1 कितना निकलेगा, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को देखो, फैक्टोरियल नोटेशन अभी हमने पढ़ा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है, और ये एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन। इसी तरीके से हम अन्य वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन के साथ में कॉम्बिनेशन का सिंबल एन सी आर है, जिसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल अगर हमें मालूम है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रत्येक सिंबल की मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि किसी का मन है 5C2 कैलकुलेट करने का। कितना कैलकुलेट करने का, 5C2। इसमें आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू कितनी है 2। इस फार्मूले में पुट कर देंगे। इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। अब इसको हमें 3 फैक्टोरियल तक चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 5 निकाल लिया बाहर 4, अब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 का 2:1 और 3 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो 5 2 से कितना आ गया, 10। इस प्रकार से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल की। जैसे 5C2 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। क्लियर है बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अब आते हैं अपने बायनोमियल थ्योरम पे। तो बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल थ्योरम के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आइडेंटिटीज जो पढ़ रखी हैं, जैसे कि आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ठीक। क्या आइडेंटिटी पढ़ रखी है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम लोगों ने ये पढ़ रखा है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर। तो ये आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं। तो ये आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं, कैसे आती हैं, ये एक्चुअली क्या है कि बायनोमियल थ्योरम से ही आ रही हैं। इनके माध्यम से ही हम बायनोमियल थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। आप इन कोफिशिएंट्स पे ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं या तो पावर या इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं इसको, पावर या इंडेक्स। इसके अलावा यहाँ पे जो टर्म लिखे ए स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। ये टर्म है 2ab का, तो इसमें ab है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ये b स्क्वायर है, कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ऐसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट a क्यू का कितना है, 1। ये दूसरा टर्म है a स्क्वायर b, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3। ये ab स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट भी 3 है। और यहाँ b क्यू है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब केवल और समझने के लिए हम एक चीज लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। क्या करते हैं, इंडेक्स लिखते हैं, यानी कि अभी जो तो हमने टर्म लिखे थे a प्लस बी, उसके ऊपर की पावर, इंडेक्स, ठीक, या इसको पावर भी बोलते हैं। और इस साइड लिखते हैं इनके कोफिशिएंट्स। अगर उस
ओपन करें उस फार्मूले को, आइडेंटिटीज को, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या आएंगे। तो इंडेक्स अगर 1 है तो a प्लस बी की पावर 1, तो केवल 2 ही टर्म है, यानी कि एक इधर 1 लिख देंगे, एक इधर 1 लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया a प्लस बी की पावर अगर 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी ही मिलेगा, यानी कि कोफिशिएंट 1 और कोफिशिएंट 1 यही मिलेगा बेटा, है ना। अब इसके बाद इंडेक्स कर देते हैं 2। अब 2 वाले इंडेक्स में आपने कोफिशिएंट देखें, अगर क्रम से लिखेंगे तो क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, यही कोफिशिएंट थे, है ना। इंडेक्स अगर 3 लिखेंगे तो आपके कोफिशिएंट क्या थे, आपने देखे थे, 1 3 3 1। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, जो चीज़ें हमें मालूम थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा, और आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर 0 सपोज कर लो तो 1 प्लस 0 क्या है, 1 0 सपोज कर लो। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और ये 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1। हमने क्या किया, यानी कि जो भी टर्म लिखे हैं उनका सम लिख दिया नीचे उनके बीच में। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने दिमाग में 0 रख सकते हैं, तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, और ये 1 प्लस 0 1। इसी प्रकार से अगर हमें आगे लिखना है अब, तो हम इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स 4 की हमने, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1। इसी तरीके से अगर इंडेक्स 5 हो जाए, क्या हो जाए, इंडेक्स 5, तो 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 0 1। ठीक, इसको हम कितना भी आगे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 6, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, एंड 1 प्लस 0 1। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ाते आगे चले जाते हैं। हम लोग 0 नहीं लिखते हैं जनरली, तो हटा देते हैं। ठीक, ये आपको केवल दिमाग में रखना है समझने के लिए। तो ये बन गया। अब ये किसकी शेप है, इसकी ट्रायंगल की सेम है। किसकी शेप है, ये ट्रायंगल की शेप है। तो इसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल का एक नाम क्या है, पास्कल्स ट्रायंगल। एक दूसरा नाम भी इसको मेरू प्रस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरू प्रस्तर। मेरू प्रस्तर, ये क्या है, इंडियन नेम है मेरू प्रस्तर। कोई विद्वान हुए हैं, ऋषि हुए हैं मेरू, उनके नाम से उन्होंने इसको खोजा था, तो ये मेरू प्रस्तर है। बाद में पास्कल महोदय ने भी बनाया, तो उनके नाम से भी ये पास्कल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और इंडियन देखेंगे तो ये मेरू प्रस्तर कहलाता है। अब ये इसमें हम लोग जो एक्सपेंशन थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे अपने टर्म्स का अगर ध्यान दें, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा था बेटा, लिखा था कि नहीं। तो वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यानी कि इसकी सहायता से जो कोफिशिएंट लिखे हैं, अगर कोफिशिएंट को हम यहाँ पे पुट करें 1 2 1, तो हम किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी दो टर्म हो, ए और बी, यानी कि बाइनोमियल इसी को बोलते हैं, कि दो टर्म है तो बाई वर्ड यूज होता है, टू बाई के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बाइनोमियल के लिए हमको क्या करना है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो लिखे हैं कोफिशिएंट। अब बात आती है टर्म की। टर्म में अगर आप ऑब्जर्व करें, एक निश्चित पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखें तो, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, एक निश्चित पैटर्न है टर्म्स में। क्या पैटर्न है, जैसे यहाँ पे a है और ये इंडेक्स की कितनी है 3, तो पहले a क्यूब है, फिर a की पावर कम हो रही है, b की पावर बढ़ रही है, तो a की पावर जितनी कम होती है b की पावर उतनी ही बढ़ती है। यहाँ b की पावर 1 भी नहीं है, 0 है। यहाँ a की पावर 2 है तो एक पावर कम हुई तो b की पावर 1 हो गया। यहाँ पे a की पावर 1 और कम हो गई तो b की पावर 1 और बढ़ गई, 2 हो गई। लास्ट में a की पावर 0 हो गई, b क्यूब। इसी तरीके से हम किसी के भी लिख सकते हैं फार्मूला। यानी कि आप यहाँ पे अगर हम a प्लस बी की पावर 5 लिखना चाहें सपोज, ठीक, तो ये तो कोफिशिएंट है, तो पहले टर्म लिख लेते हैं। तो a प्लस बी की पावर 5 के अगर टर्म लिखेंगे तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, a टू द पावर 5। इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, कोफिशिएंट a की पावर 1 कम हो जाएगी, b की बढ़ेगी। ठीक, अगला टर्म क्या आएगा, a की पावर 1 और कम हो जाएगी तो b की 1 पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या होगा,
ए की एक पावर हम कम करेंगे तो बी की एक पावर बढ़ जाएगी। क्लियर? अब ए की एक पावर और कम करेंगे तो बी की एक पावर बढ़ जाएगी, और अब ए की पावर कम कर देंगे तो बी की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये हो गए सारे टर्म। अब कोफिशिएंट लिख लीजिए, 5 वाला पहले तो 1 है तो 1 पे लिखना नहीं होता, प्लस दूसरा टर्म कितना है 5, फिर कितना है 10, फिर कितना है 10, फिर 5, फिर 1, 1 लिखना नहीं। तो ये आपकी ए प्लस बी की पावर 5 की क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। बड़ी आसानी से बन गई। अगर आपको ये पास्कल ट्रायंगल बनाना आता है तो आप इससे कोफिशिएंट पता लगा सकते हैं किस टर्म का क्या कोफिशिएंट होगा। और जो टर्म्स हैं, टर्म्स को लिखने का पैटर्न बिल्कुल सिंपल है कि एक पावर डिक्रीज होती है, एक पावर इंक्रीज होती है। यानी कि एक टर्म की पावर डिक्रीज करेंगे तो जितनी डिक्रीज होती है दूसरे टर्म की पावर उतनी ही इंक्रीज होती चली जाती है। इस तरीके से आपने, चूंकि आप ये क्लास 9, 10, 6, 7, 8 में ये सब फार्मूले पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से लिखा गया है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें समस्या ये, जैसे हमने यहाँ पे 6 तक लिखा हुआ है, अब किसी बच्चे ने पूछ दिया ए प्लस बी की पावर 9 का फार्मूला लिखिए आप, तो अब ऑब्वियसली बात है कि अब हम याद तो कर नहीं सकते कि सारी चीज़ें हम लर्न कर लें। लर्न करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत, जब जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ती चली जाएगी इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती चली जाएंगी, बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती चली जाएंगी। तो इसके लिए क्या है कि अभी हमने आपको जो नोटेशन बताया कॉम्बिनेशन, तो उस कॉम्बिनेशन नोटेशन का यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं? कैसे यूज करते हैं ये देखिए। जैसे यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1C0, 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, जो भी कोफिशिएंट स्टार्ट होगा यहाँ पे। और ये 1C1 कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताइए एनसीआर में आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर और कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है। तो एन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 1C0, 1C1 आप इसको सॉल्व करेंगे, 1C0 वैल्यू की 1 आएगी, 1C1 की भी वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ पे इंडेक्स कितनी है, 2। तो ये जो टर्म लिखा है वो वास्तव में क्या है, 2C0 है, ये 2C1 है, और ये 2C2 है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अभी हमने आपको बताया भी था। ठीक, इसी प्रकार से ये 3 इंडेक्स है तो ये क्या है, 3C0 है, 3C1 है, और ये क्या है 3C2, और ये है 3C3। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं। इसको अगर लिखें तो ये क्या है, 6C0 है, ये क्या है 6C1, ये क्या होगा 6C2, ये क्या होगा 6C3, ये क्या होगा 6C4, ये है 6C5, और ये क्या होगा 6C6। अब अगर हमें ये कॉम्बिनेशन वाला टर्म यानी कि ये कोफिशिएंट लिखना अगर हमको आता है तो अब ये दोनों चीज़ें हमें पता चलेंगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन का सिंबल हमने बता चुके हैं, एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास्कल ट्रायंगल से आपके कोफिशिएंट भी हो गए। अब अगर हमें ये एडिशनल नॉलेज है कॉम्बिनेशन की, इस तरीके से अगर हम इनको लिख सकते हैं तो फिर अब हमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स को। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे कि अब ए प्लस बी की पावर 9 किसी बच्चे की लिखने की इच्छा है बेटा, कि वो लिखना चाहता है ए प्लस बी की पावर 9, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, चाहो तो कोफिशिएंट भी साथ में लिखते चलो, 9C0। तो पहला ए की पावर कितनी आएगी, 9, मैक्सिमम जो भी इंडेक्स है। अब ए की पावर 1 कम होती जाएगी, तो अगला कोफिशिएंट 9C0 के बाद क्या आएगा, 9C1, और ये क्या हो जाएगा, एक पावर कम होगी तो 8, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी एक पावर आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 9C2, ये ए की एक पावर कम हो जाएगी 7, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसी प्रकार से 9C3, ये हो जाएगा ए टू द पावर 6, एंड ये हो जाएगा बी टू द पावर 3। फिर हो जाएगा 9C4 आएगा, 9C4 के लिए ए की पावर एक और कम हो जाएगी, बी की पावर 4। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 9C5, ए की पावर एक और कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा 4, तो बी की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर 9C6, 9C6 है तो ए की पावर एक और कम हो जाएगी, तो बी की पावर 6। 9C7, ए की पावर और कम कर देंगे तो 2 आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 9C8, अब यहाँ पे ए की एक पावर कम हो गई तो बी की पावर 8, और लास्ट में 9C9, और ये क्या हो गया, बी की पावर 9। तो ये आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि 9C9 के आगे आपको जाना नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें हमको कैसे करनी है। अब तो ये आपने ए प्लस बी की पावर 9 के सारे टर्म लिख लिए। वैल्यूज़ 9C0, 9C1 फाइंड आउट कर सकते हैं। 9C0 की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि शुरुआत में आपको हमने बताया है NC0 क्या होता है, 1।
NC1 क्या होता है n। इसी प्रकार से 9C1 क्या हो जाएगा 9। हम 9C2 9C3 9C4 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और जो उसका चाहे उसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ एक आपको यहाँ पे और समझनी है कि जैसे यहाँ पावर 9 था तो कितने टर्म है टोटल, आप देखिए गिनती यहाँ से कर लीजिए। ये 0 से स्टार्ट है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 9 पे। तो 0 से लेकर 9 तक अगर काउंटिंग करोगे तो कितने टर्म्स आएंगे 10 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे इसमें 10 टर्म्स आएंगे। आप अगर अपने ध्यान में देखें जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है तो पावर कितनी होती है 2, लेकिन टर्म्स उसमें कितने होते हैं 3, a² 2ab और b², ये 3 टर्म होते हैं। ऐसे ही जब a+b का होल क्यूब है तो उसमें कितने टर्म होते हैं 4 टर्म होते हैं, यानी कि एक टर्म की संख्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यानी कि जो इंडेक्स है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है +1 है, 9 + 1 यानी कि 10 टर्म्स। ठीक है, अब जनरल डेफिनेशंस पे आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की जनरल डेफिनेशन पे अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जनरल एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे ये x+y के टर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको a+b के टर्म में जैसे कि अभी हमने बताया था उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा nc0 a⁴n nc1 a⁴ एक कम हो जाएगी n-1b प्लस nc2 a⁴ एक टर्म और कम होगा तो ये b² प्लस एंड सो ऑन। एक कोई बीच का टर्म लिख लेते हैं NCR करके, तो a की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये n और 2 है तो ये क्या लिखा है n-2, ये n और 1 है तो यहाँ क्या है n-1। तो ऐसे ही n और r है तो ये क्या होगा पावर n-r। और b की पावर जो यहाँ पे होती है वही पावर b की होती है। देखो 2 लिखा है तो b² है, 1 है तो ये 1, यहाँ पे 0 है तो b की पावर 0 है, नहीं लिखा हुआ है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट टर्म लिख लीजिए। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा NCn एंड b की पावर n। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, जनरल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है कि नहीं। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है तो ऑब्वियसली बात है a और b हो लिखा हो चाहे x और y। यहाँ पे ये हल्का सा गलत लिखा हुआ है r-y, ये वास्तव में क्या है n-r है, NCR n-r लिखा हुआ है वो एक्चुअली। ठीक, क्या करते हैं हम, जो भी आपको चाहे x और y से इक्वेट कर लो चाहे a और b से इक्वेट कर लो, डायरेक्ट कुछ भी अगर आपको लिखा हो, जैसे कि कोई भी एक्सपेंशन आपको लिखना है, ठीक, तो हम उसको a और b से क्या करेंगे इक्वेट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, एक्सपेंशन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है आप देखेंगे, अभी आपको बताया काउंटिंग में नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखना है तो 0 से लेके n तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं n+1। ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में बेटा जेई में, कि नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+1, यानी कि जो भी इंडेक्स है बाई में बाइनोमियल पे दो टर्म पे, तो पावर क्या हो जाएगी, जो भी n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे n+1 हो जाते हैं। हमेशा एक टर्म क्या हो जाता है बढ़ जाता है क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं या कुछ एडजस्टमेंट इसके और समझ लेते हैं। तो एडजस्टमेंट समझने के लिए तो इसके कुछ एडजस्टमेंट और देख लेते हैं एक दो बेटा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में जैसे a और b के टर्म में लिखा था, अगर हम ये सपोज कर लें a = 1, क्या सपोज कर लें a = 1 और b = x, जो अभी हमने लिखा था, तो उसमें अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 + x, तो 1 + x की पावर है। अब आप देखिएगा a की जगह क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि इसमें अगर देखें तो x की जगह 1 आ गया, तो जो a वाले जितने भी टर्म थे वो सब क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी हो वो हमेशा क्या रहता है 1 ही रहता है। तो इसका जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा nc0 × 1। अब 1 की पावर तो कुछ लिखनी ही नहीं है, आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख लो 1 की पावर n रहेगी। अगले टर्म में क्या आएगी nc1, 1 की पावर क्या हो जाएगी n-1, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा x, क्योंकि b की जगह पे क्या लिखा हुआ है x। तो इस तरीके से हम इक्वेट करके किसी को भी फार्मूला लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 1 की पावर क्या हो जाएगी n-2 और ये क्या हो जाएगा x² एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ncn, 1 की पावर 0 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा n। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो nc0 की वैल्यू आपको बता चुके हैं कितनी होती है 1, 1 की पावर n है तो ये टर्म खत्म ही है, ये क्या हो जाएगा nc1
एक्स, 1 की पावर जितनी भी रहे हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या, एन सी एन एंड एक्स की पावर एन। तो ये बन गया एक्सपेंशन। इसी में अगर b को x से की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो अब x की जगह क्या है, माइनस एक्स है, तो x की जगह माइनस एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो ये ऑड पावर है तो माइनस हो जाएगा, ये इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है टर्म्स कैसे आएंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें x है ही नहीं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा 1। अब इस वाले में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस एन सी वन एक्स। जहाँ भी एक्स की पावर ऑड है उसमें क्या लग जाएगा, माइनस। इवन पावर में प्लस ही रहेगा, ये इवन है तो प्लस। अब अगर आगे और टर्म लिखना है तो एन सी थ्री, एक और लिखना है तो एन सी फोर की पावर 4 एंड सो ऑन। लास्ट में लिखना है तो हमें एन नहीं पता है कि इवन है कि ऑड है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, माइनस 1 की पावर एन, एन सी एन एंड एक्स की पावर। ये चीज़ इस तरीके से हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो एक हमने दो आपको एग्जांपल्स आपको बता दिए कि किस प्रकार से आपको कोई भी एक्सपेंशन इक्वेट करके करना होता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो ये क्वेश्चन है x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 5। ये हमसे इसका एक्सपेंशन पूछा गया है। ऑब्वियसली बात है कि ये पावर 5 लगा हुआ है तो हम बायनोमियल का यूज कर सकते हैं। दो टर्म है, ए और बी, और ये नेचुरल नंबर है तो बायनोमियल की सारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है, तो हम बायनोमियल थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो अभी आपने पढ़ा है, अगर फार्मूला आपको लर्न है तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, 5c0। ठीक, फिर ये मैक्सिमम पावर पे जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5c1। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसकी एक पावर कम होगी तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब ये दूसरा टर्म है b की जगह क्या लिखा है, माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पावर कितनी है, 1, तो ये बना जाएगा। इसी प्रकार से ये 5c2। अब एक पावर कम हो जाएगी, एक की तो कितनी आ जाएगी, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। पावर कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 5c3। एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी, अब ये 2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो 5c4 नेक्स्ट टर्म आएगा, क्या आएगा, 5c4 एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 4, और लास्ट टर्म आ जाएगा 5c5 और माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 5। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि a इक्वल टू क्या है, x, और b इक्वल टू क्या है, माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो भी एक्सपेंशन था उसमें क्या कर दो, a और b की जगह इनको रिप्लेस कर दो तो ये आपका बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। हमें यानी कि 5c0 की वैल्यूज पुट करनी है, तो 5c0 कितना होता है, 1। ठीक, 5c1 कितना होता है, 5। अब हमें ये याद होना चाहिए, याद नहीं है तो भाई साहब आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये कितना हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ ब्रैकेट यूज कर लीजिए। 5c2 कितना आता है, 10। ठीक है, 5c2 कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये 10x³ हो जाएगा। अब ये माइनस 2 का इवन पावर है, तो इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और नीचे पावर कितनी आ जाएगी, पावर 4 आ जाएगी। इसी प्रकार से ये 5c3 भी कितना होता है, 10 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर। अब ये ऑड पावर है तो माइनस इसमें बना रहेगा, तो माइनस के 8 हो जाएगा ये। ठीक, और नीचे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसके बाद 5c4 कितना आएगा, 5 आएगा। फाइव सी फोर कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x लिखा हुआ है। अब ये फिर से इवन पावर है, इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा, 16।
और ये 4 2 ज़ा 8। लास्ट टर्म लिखेंगे तो लास्ट टर्म 5c5 है तो कोफिशिएंट हो गया 1, और ऑड पावर है तो ये माइनस आएगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, और 5 2 ज़ा 10। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो ये क्या आ गया, पहला टर्म x की पावर 5, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 और ये माइनस के 2। अब ये एक्स स्क्वायर ये पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 4 ज़ा 40। अब यहाँ पावर ये बड़ी है ये छोटी है तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा x। ऐसे माइनस ये 10 8 ज़ा 80, ये पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2 4। इसी प्रकार से ये 16 5 ज़ा 80, और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी x टू द पावर 7, ये 1 है ये 8 है, 8 माइनस 1 7, और ये लास्ट टर्म है तो ये माइनस इधर लिख देते हैं 32 अपॉन x टू द पावर 10। तो इस तरीके से इस थ्योरम का यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन किसी भी टर्म्स को जो भी हमको गिवन हो क्वेश्चन, उसका हम एक्सपेंशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो इसका यूज करके क्या था, ये एक्सपेंशन था। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, अब आते हैं बात करते हैं जनरल टर्म की। ठीक है, तो जनरल टर्म के लिए ये जो टर्म है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसको एक बार इरेज कर देते हैं बेटा, तो आप जनरल टर्म और समझ लीजिए बेटा। ठीक, तो अब ऑब्वियसली बात है आप समझ गए, यहाँ पे 0 लिखा है तो ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म है। ये फर्स्ट लिखा 1 लिखा है तो कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। यहाँ पे 2 लिखा है तो ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। ऐसे यहाँ पे n लिखा तो ये n+1 टर्म है। तो ये जो NCR लिखा है r, ये कौन सा टर्म होगा, r+1, एक बढ़ के टर्म के लिए हम t नोटेशन यूज करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं tr+1। तो tr+1 इसके हिसाब से क्या हो जाएगा NCR, और यहाँ पे चूंकि हमने x y लिखे हैं तो x की पावर n-r एंड y की पावर r। अगर हम लोग a और b के टर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्सपेंशन आपका क्या रहेगा, a प्लस बी की पावर n, और जनरल टर्म क्या रहेगा tr+1 NCR a टू द पावर n-r एंड b टू द पावर r। एक्स वाई की टर्म में लिखोगे तो ये रहेगा, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। अब जनरल टर्म क्या करता है कि हमें पूरे एक्सपेंशन की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें पूरा एक्सपेंशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम जिस टर्म की हमारी इच्छा है उस टर्म को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, इसी एग्जाम्पल में अगर हमें सपोज करो ये इसमें मान लो टोटल टर्म कितने होंगे, पावर 5 लिखिए तो इसके मतलब कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे। किसी ने पूछ दिया आपका इसका फिफ्थ टर्म बताइए, कौन सा टर्म बताइए, T5। तो एक तरीका तो यही है कि पूरे टर्म निकालो, एक्सपेंशन निकालो, तब जाके ये 5 टर्म आप बता पाओगे, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है ना। दूसरा तरीका क्या है, ये जनरल टर्म का यूज करो। तो T5 है, आपने अभी देखा तो हमने क्या लिखा हुआ है इसको एक्चुअली r+1। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, r। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, r, क्योंकि यहाँ पे r लिखा हुआ है तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। यानी कि जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है उस टर्म में T5 है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे r+1 यानी कि 4+1। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये ध्यान रखना है, r की वैल्यू क्या आ गई 4। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू ये है। अब हमें फार्मूला लिख लीजिए, तो T4+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5 है, n इक्वल टू कितना है 5। तो NCR का मतलब क्या हो गया 5C4 5C4। ठीक, अब a की पावर क्या होता है, a यहाँ पे किसके इक्वल है, x। पावर क्या होता है n-r, तो यानी कि 5-4। b की पावर, b क्या है माइनस के 2 अपॉन x की पावर। ठीक, और इस पे पावर कितनी होगी 4, r होती है तो 4 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5C4 कितना होता है हम सभी लोग जानते हैं 5 होता है। x की पावर ये कितनी हो गई 1 हो गई, -2 की इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, और ये क्या लिख दिया नीचे मैंने, x² है बेटा, ये 4 गलत लिखा हुआ है। ये क्या है x², तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो कितना आ गया 16 5 जा 80 अपॉन 8 -1 पावर कितनी आ गई 7। आप देख लो यही चीज़ लिखी हुई है, जो ये वही है।
ठीक, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, जनरल टर्म का यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अभी यहाँ पे कोई डाउट हो, किसी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जनरल एक्सपेंशन को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, और जनरल टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।